सिस्टम स्टार्ट के बाद कौन सा क्लास है? तीसरा, चौथा, तीसरा, तीसरा, हाँ। तो वो ठीक है, चलो। एक चीज़ जो मुझे लग रहा जाता है कि फर्स्ट क्लास में एक तुम्हें ऐसे ही मैं बताया था अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में, है ना, कि कुछ ऐसे मेल बेबी बर्थ होता है जिसका जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं हो पाता, या तो एब्डोमेन में, या एब्डोमेन जो डिसेंडेड पाथवेज है उस पाथवे में कहीं ना कहीं वो होल्ड्स कर जाता है। तो सेम एक पेशेंट्स है जो अभी रिसेंटली कल का ही है, आई थिंक, हाँ कल ही है, तो 2 साल का बच्चा है, वो आकर क्या, पहले तो मैं रिपोर्ट्स में दिखाता हूँ, ठीक है। डेट है ना 10/9/2024, 10/9/2024 है। इम्प्रेशन पर जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हुआ इम्प्रेशन है, अल्ट्रासाउंड से होल एब्डोमेन आ रहा है, इंग्वेनो स्क्रटल रिवील्स, तो उसके ऊपर कमेंट है, नो ऑब्वियस एब्नॉर्मलिटी इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, मतलब एब्डोमेन में टेस्टिस नहीं है, लेकिन टेस्टिस स्क्रॉटम में भी नहीं है। तो बाइलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस लोकेटेड इन द रिस्पेक्टिव इंग्वाइनल कैनाल, क्योंकि जब हम लोग ऐसे में पढ़ाऊंगा टेस्ट में आ गया तो मैं अभी सोच रहा हूँ तो बता ही देते। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे ही मान लो एब्डोमिनल कैविटी होता है ना, इधर से एब्डोमिनल कैविटी होता है, ये सपोज दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, अब ये एब्डोमिनल कैविटी है इधर मान लो, और ये मान लो लोअर पैल्विक रीजन से, और पैल्विक रीजन से ये मान लो स्क्रॉटम है, ठीक है। अब जब ये एब्डोमेन से टेस्टिस रिवील करता है तो इधर आता, तो इस आसपास पे समझो कि एक कैनाल से वो आता है, किधर से आता है, इसको इंग्वेनल कैनाल बोलते हैं। तो ये एब्डोमेन से तो आया है ना, एब्डोमेन से नीचे आया, मान लो ये ग्रीन कलर में कर देता हूँ, एब्डोमेन से नीचे की तरफ ये आया, और इस एब्डोमिनल कैनाल में आकर के, सॉरी इंग्वेनल कैनाल में आकर के वो इससे नीचे नहीं आ पाया, तो कंप्लीटली जब स्क्रॉटम में नहीं है तो ये भी क्या कहलाएगा, अनडिसेंडेड कहलाएगा। तो एक्चुअली 2 चीज़ यहाँ पे समझ, एक तो सिंपल अनडिसेंडेड का मतलब हो गया कि भाई टेस्टिस तक, सॉरी स्क्रॉटम तक टेस्टिस नहीं पहुँचा है। अगर हम लोग ये बात करते हैं तो इसका मतलब जैसे हमने पढ़ा कि इनिशियली तो डेवलप वो एब्डोमेन में ही करता है, तो जनरली एक कॉमन थिंग आ सकता है माइंड में कि अगर यहाँ डिसेंड नहीं किया तो एब्डोमेन में होगा, तो ऐसे भी टाइम है कि जरूर नहीं। इस पूरे पाथवे में मैं एग्जैक्टली मैकेनिज्म बताऊंगा, गवर्नर बेसिकली हम देखते कि हाउ टू टेस्ट डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रॉटम में पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा अभी, बट यहाँ पे ये मैं समझ रहा हूँ। तो इस पाथवे समझ लो एक तरह का है, और इस पाथवे में कहीं पे भी ये होल्ड हो सकता है, क्या कहीं पे भी ये होल्ड हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर जो ये जो पेशेंट्स है, ये जो बच्चे हमारे पास आए हुए, उसके पास क्या है कि वो वहाँ से आया, तो अब ये एक तो अल्ट्रासाउंड से पता चल ही रहा है, लेकिन जब क्लिनिकल एग्जाम अल्ट्रासाउंड, तो जब क्लिनिकल पेशेंट आएगा तब तो हम यूएसजी कराएंगे या जो भी टेस्ट कराएंगे, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता चलेगा कि अनडिसेंडेड टेस्ट देखने के लिए यूएसजी कराना है, ये भी क्लियर हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कह सकते हो क्या होगा हमारे पास, जब किसी पे शक होगा कि टेस्टिस डिसेंड नहीं गया तो डायरेक्टली क्या करते हैं कि होल एब्डोमेन यूएसजी बोलेंगे एंड सस्पेक्टेड अनडिसेंडेड दे देंगे। चलो एक चीज़ तो हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक लड़की, ये तो चलो रिपोर्ट्स के बाद, लेकिन हमारे पास पेशेंट्स आया है ना, उससे पहले हमको अगर पता चले कि भाई हम क्लिनिकली अप्रोच कैसे, तो बहुत कॉमन है। एक तो सिंपल है कि जब बर्थ के टाइम पे मैं ऐसे ही बता दें, कोई भी पेशेंट्स अगर आपके पास देखते हैं, चाहे आप ओटी में काम करो, जस्ट बर्थ हुआ ओटी के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओपन में कह रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब मैक्सिमम जगह यहाँ पर जो भी चल रहा है कि पूरी टीम के साथ ओटी होती है ना। जैसे अगर एक LSCS का ओटी होना है तो पूरी टीम का मतलब है कि वहाँ पर उस टीम के अंदर में पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर का भी होना ज़रूरी है। देन आफ्टर बर्थ बच्चे का जैसे निकाला वो उसकी जिम्मेदारी होती है। ऑपरेशंस है ना, ऑपरेशन करते हैं ना बच्चे वाले, मतलब बच्चे की डिलीवरी के लिए जो ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन को, ठीक है। तो हाँ CS दिन LSCS पूरा नाम है सर, है ना। तो उसके बाद हम लोग ये मैं बता रहा था, तो वहाँ पर भी आपको एग्जामिन करना और इन सारी चीज़ों को देखना है बेसिकली। अब एक सवाल ये आता है कि अगर ऐसे तो आएगा कि अनडिसेंडेड टेस्टिस रह गया, अगर रह गया तो क्या प्रॉब्लम है, या फिर
अब मैं बोला कि डिसेंड्स होने का जो रीजन है वो क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो अगर मान लो अभी 2 साल का ये बच्चा है, ये 2 साल में पता तो बर्थ पे चल गया था, लेकिन इसको सर्जरी नहीं कराया, तो 2 साल पे आगे सर्जरी कराने हुआ है। ये 5 साल बाद भी आ सकता था, हो सकता है, ये कोई पेन इनॉल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो कब आ सकता था, 5 साल बाद भी आ सकता था, 10 साल बाद भी आ सकता था। तो होता है क्या कि यदि अगर इस पूरे कैनालिल सिस्टम में अगर वो होल्ड हो गया तो डेवलपमेंट में थोड़ी इफेक्ट आती है। तो इसका मतलब अभी कोई चेंजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस है वो आफ्टर प्यूबर्टी होता है, मतलब जस्ट प्यूबर्टी मान लो 14 साल है, 13 साल है, जो भी ले लो, 15 साल है अगर ले लो, तो प्यूबर्टी जब तक नहीं आएगी तब तक अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जितना अर्ली इसको करा लेते हो तो बेनिफिट है, नहीं तो डेवलपमेंट में इशू आएगा, तो थोड़ा सा इन फ्यूचर हार्मोनल इफेक्ट देखने को मिलता है, थोड़ा सा देखने को बहुत कम है, बट अगर छोड़ देंगे तो कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो कभी कभी हो सकता है। अच्छा, तो 2 साल बाद अगर इसको यहाँ से अगर आप इसको डिसेंड करा करके क्या कहते हैं ऑर्चियोपैक्सी करा करके, यानी कि सर्जरी करा करके इसको यहाँ पर अगर लाते हैं तो फिर वो सर्वाइव करेगा, नॉर्मल रहेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहती है, बुक्स कहती है 99% चांसेस है सक्सेसफुल है, फिर नॉर्मल लाइफ हो जाएगा, ठीक। ये तो मैं चलो रिपोर्ट्स में दिखा दी। अब ऐसे ही वो तो सिंपल पता चलेगा, तुम पाल्पेट करोगे, कहाँ पे करोगे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक वीडियो, बात समझ में आ जाएगी। ये जो इसका ये रीजन है ना, ये मतलब ये पैल्विक ऊपर से कह सकते हो, तो इस पर तुम प्रेस करोगे तो तुमको हार्ड सॉलिड नोट्स की तरह फील होगा, कंप्लीटली तुम हार्ड सॉलिड जो नोट्स होगा यहाँ पर और यहाँ दोनों साइड अंडरस्टैंड है। तो ये यूएनएल कैनाल का रीजन यही है। अब फिर स्क्रोटम तुम देखोगे, स्क्रोटम खाली मिलेगा, स्क्रोटम में कुछ नहीं मिलेगा, तुम देख सकते हो। फिर जो प्रेस कर रहे हैं क्या पे हम ये प्रेस से, अब देखो स्क्रोटम चेक कर रहे हैं, तो स्क्रोटम के अंदर में क्या कंप्लीटली स्क्रोटम खाली है इसके अंदर में, ठीक है। तो ऑलरेडी क्लिनिकली तो तुमको ऐसे पता चल ही जाएगा, लेकिन क्लिनिकली तुमको सपोज मान लो कि तुमने देखा स्क्रोटम खाली है, स्क्रोटम एम्प्टी है, स्क्रोटम के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये समझ में टेस्टिस यहाँ, लेकिन कहाँ फंसा है, इंग्वानल में। मान लो यहाँ था तो पता चल गया, थोड़ा सा प्रेस करके, या समटाइम इस रीजन का अगर लिम्फ नोड भी बढ़ा होगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इस रीजन में लिम्फ नोड भी बढ़ जाते हैं तो कन्फ्यूजन वो होगा। तो इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए हम क्या कराएंगे, यूएसजी कराएंगे फॉर द, हम यूएसजी इसलिए नहीं कराते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है या नहीं है, अनडिसेंडेड तो क्लिनिकल एग्जाम्स में, हम यूएसजी इसलिए कहते हैं वेयर इज द लोकेटेड, कि ये क्या हुआ जी, उसको बंद करो जरा, लाइट गई कैसे, लाइट है, लाइट रहते उसके मसल्स की बात कर लिया, उसकी सारी चीज़ों पे हम लोग देखे। अब स्किन की बात हम लोग कर रहे थे, उसके बाद इसके अंदर वो कंटिन्यू करते, एक जस्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक सुपरफिशियल फासा देखने को मिलता है पर है ना, क्या सुपरफिशियल फासा होगा। दिस सुपरफिशियल फासा ऑफ द पेनिस इज अ कंसिस्ट ऑफ वेरी लूजली अरेंज एरियोलर टिश्यू। तो सबसे पहला चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस टिश्यू से, सुपरफिशियल फासा इज अ मेड अप या फॉर्मेड बाय, जो बना हुआ किससे बना हुआ, तो एरियोलर टिश्यू से, एंड कंप्लीटली डिवाइड ऑफ द फैट। मतलब जनरली एरियोलर टिश्यू जो हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ फैट देखने को मिलता है, बट इन पेनिस बेसिकली हम लोग बात है कि ऐसा एरियोलर टिश्यूज है उसके अंदर में फैट नहीं है, क्या नहीं है, उस टिश्यूज के अंदर में फैट नहीं होता। इट मे कंटेन अ फ्यू मसल्स फाइबर, यानी इस फाइसा के अंदर में कुछ थिन, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ क्या है मसल्स फाइबर देखने को मिलता है। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फासा, यानी सुपरफिशियल, यानी कि ये कह रहा है कि सुपरफिशियल फासा अगर मान लेते कि स्किन है इसके ऊपर, ये मान लो स्किन का लेयरिंग है, ये ऊपर से स्किन का लेयरिंग है, स्किन के लेयर के बाद नीचे क्या आता, फासा होता है जनरली हम लोग देखते। तो ये फासा पहली बात तो एरियोलर टिश्यू का बना हुआ है, एंड सेकेंड इज थिंग इसमें कुछ मसल्स फाइबर है। इट इज अ कंटिन्यूएशन विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फासा, और ये कंटिन्यू करता है किस, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फासा ऑफ द एब्डोमिनल एबव एंड द पेरिनियम बिलो। यानी ये सेम जो स्किन कंटिन्यू, जैसे ये मान लो स्किन यहाँ तक मान लो ये पेनिस है, ठीक है। अब ये पेनिस के एरिया से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब यहाँ के बाद जो एब्डोमेन का एरिया स्टार्ट होगा, क्या होगा, इधर से ऊपर मान लो एब्डोमेन का एरिया स्टार्ट होगा। तो अब ये जो फासा का कहने का मतलब, ये जो फासा है, ये फासा पेनिस में है स्किन के नीचे, उसके बाद ये स्किन क्या एब्डोमिनल स्किन आना स्टार्ट किया,
तो ये सेम है जो मसल्स फाइबर लेयर है, जो क्या कहते हैं कि पेनिस के फासा में जो मसल फाइबर लेयर है, सेम मसल्स फाइबर्स जो लेयर है मेम्ब्रेनस लेयर, वो एब्डोमिनल में भी क्या करता है, एब्डोमिनल स्किन की जो फोर्स के साथ वो कंटिन्यू कर जाता है एब्डोमेन ऊपर की तरफ, और नीचे अगर हम लोग बात करें तो नीचे पूरा का पेरिनियम है, पेरिनियल एरिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें वो कंटिन्यू कर जाता है। मतलब एक से कहते हैं जो सुपरफिशियल फासा के अंदर जो मेम्ब्रेनस कह सकते हैं जो मस्कुलर फाइबर है वो सिर्फ पेनिस में नहीं है, वो एब्डोमिनल की जो फासा है उसके साथ भी वेब में कंटिन्यू कर रहा है, और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो पेरिनियम फासा के साथ वो कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते कहते इट्स कंटेन द सुपरफिशियल डोर्सल वेन ऑफ द पेनिस। साथ साथ हम लोग देखते हैं इसके पास बॉडीज में कि क्या सुपर, मैं ऐसे भी आर्टरियल सप्लाई इंडिविजुअल बात करूंगा तो एक्चुअली फुडेंडल्स आर्टरी आती है, फिर उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ना, तो अलग अलग हेलिकल आर्टरीज एंड सम आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है। तो इनिशियली अगर हम लोग बात करते हैं एक सिंपल इस कंटेन द सुपरफिशियल डोर्सल वेन द पेनिस, द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फासा इज अ मेम्ब्रेनस एंड इज अ कॉल्ड द फासा ऑफ द पेनिस। सिंपल है कि जनरली क्या है कि जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सुपरफिशियल डोर्सल वेन है पेनिस का, जो वेनस ड्रेनेज सिस्टम उसके अंदर देखते हैं, ये डीपेस्ट लेयर ऑफ सुपरफिशियल फासा, ये किसका कहा है तो डीपेस्ट लेयर ऑफ सुपरफिशियल फासा जो मेम्ब्रेनस फासा उसके पास है, जिसको स्पेशली वहां पर नाम दिया वेनस के पास जो उसको फेसिया ऑफ द पेनिस के नाम से जानते हैं, डीप फेसिया ऑफ द पेनिस को बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं बक्स फासा। क्या बोलते हैं? बक्स फासा। तो बक्स फासा क्या, सिंबल याद रख सकते हो कि एक डीपेस्ट लेयर के अंदर में, डीपेस्ट में सुपरफिशियल है जो डोर्सल क्या कहते हैं कि वेन है, सुपरफिशियल डोर्सल वेन ऑफ पेनिस है, उसके आसपास ये देखने को मिलता है। उसके आगे देखते हैं इट इज सराउंडेड ऑल थ्री मासेस ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू बट डज नॉट एक्सटेंड इनटू द ग्लैंड्स। मतलब ये जो चीजें कंटिन्यू कर रहा है, जो फासा की बात कर रहे हैं, ये लगभग देखते हैं वो लगभग सारे टिश्यू जो इरेक्टाइल टिश्यू उन सारे को कवर करता है, बट दिस नॉट इन ऑन द ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस, उसके ऊपर ये नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात यह आती है, ये तो चीजें स्ट्रक्चर है उसके अंदर में, अब इन सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट क्या मिल रहा होता है, सपोर्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेनिस आर द फ्लोविक, है ना, कि जो पेनिस है उसको एक प्रॉपरली क्या जो कनेक्टिव कुछ टिश्यूज है, जो कनेक्टिव टिश्यूज उसको क्या करता है सपोर्ट्स करके रखता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला आता था फंडिफॉर्म लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े, जनरली बॉडीज के अंदर में जहां भी लिगामेंट्स है वो क्या करते हैं, बाइंड्स कर रहा है, देन सपोर्ट्स का ही काम कर रहा है, स्ट्रेंथ करा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं द फंडिफॉर्म लिगामेंट विच इज एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीनिया अल्बा एंड द स्प्लिट इन द इनक्लोजिंग द पेनिस। अब लीनिया अल्बा क्या है, जो हम लोग बताया कभी तुम एब्डोमेन ऐसे देखते हो तो बीच में देखो एक लाइन आता होगा हमारे बॉडीज के ऊपर, नॉर्मली समझो उसको बोलते क्या, लीनिया अल्बा। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पर, द फंडिफॉर्म लिगामेंट जो है वो एक्सटेंड करता है, यानी फैलता है कहां से, तो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीनिया अल्बा, यानी नीचे की तरफ आता है, कहां से, लीनिया अल्बा से, एंड स्प्लिट यानी बढ़ जाता है इन क्लोज द पेनिस, और लीनिया अल्बा के ऊपर की तरफ से आता है और ये क्या करता है स्प्लिट हो जाता है, दो अलग अलग हिस्सों में ऐसे आकर के बढ़ जाता है, और इस दोनों के बीच में ये क्या आता है पेनिस का एरिया आएगा, तो इस वजह से क्या दोनों को सपोर्ट मिल रहा होता है। सेम इज इट्स लाइज अ सुपरफिशियल टू द सस्पेंसरी लिगामेंट, सम सस्पेंसरी लिगामेंट देखो वैसे भी तुमको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स है तुम देख सकते हो, ये एब्डोमेन जो है, एब्डोमिनल लिगामेंट्स वगैरह, ये ट्रांसवर्स शेड्स देखने को मिल रहे, ट्रांसवर्स फाइबर देखने को मिल रहा है। सेम चीज अगर तुम देखो यहाँ पर तो एक इस तरह का लिगामेंट तुमको दिख रहा होगा, ये व्हाइट टाइप ऑफ लिगामेंट है, यही क्या है फंडिफॉर्म लिगामेंट ऑफ पेनिस। तो ये कहीं ना कहीं आपका बॉडी का बिल्ड ऑफ सेंटर एलिनिया अल्बा सारा, और ये इनक्लोज करके और ये कंप्लीट पेनिस को होल्ड कर रहा, सपोर्ट कर रहा होता है, क्या कर रहा है पेनिस को होल्ड कर रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है। तो पहला सपोर्ट है फंडिफॉर्म लिगामेंट, फंडिफॉर्म लिगामेंट क्या सकते हैं डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द लीनिया अल्बा। द सस्पेंसरी लिगामेंट समझ, और जो सस्पेंसरी मतलब सपोर्ट कर रहा होगा जो लिगामेंट का, तो सस्पेंसरी लिगामेंट लाइज डीप टू द फंडिफॉर्म लिगामेंट। ये जो फंडिफॉर्म लिगामेंट है यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो इसको, है ना, जो फंडिफॉर्म लिगामेंट्स है ना, ये जो तुमको सपोज ये जो दिख रहा है, ये सिर्फ दिख रहा है ना, तो ये ऊपर एब्डोमेन से आया, कहाँ से आया, एब्डोमेन से आया, नीचे किसको होल्ड कर रहा है, फाइबर सब आ करके किसको होल्ड कर रहा है, रूट ऑफ स्पेशली पेनिस, रूट नहीं लगभग बॉडी के एंड पार्ट को, रूट तो अंदर है ना बॉडी के एंड पार्ट को, और ये ऊपर से होल्ड कर रहा है। अब इसी के डीप में अगर हम लोग और जाते तो एक और लिगामेंट्स देखने को मिलता है, सिंपल तो उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। तो फंडिफॉर्म लिगामेंट्स के इनसाइड यानी डीप में जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है सस्पेंसरी लिगामेंट, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। तो सिंपली तुमको नहीं कुछ तो इतना जरूर याद रखो कि पेनिस को सपोर्ट करने वाला कौन से कौन कौन लिगामेंट्स है, दैट इज द नेम इज सफिशिएंट। अगर एग्जैक्टली नहीं समझ तो नेम इज सफिशिएंट, है ना।
अब कहता है जो फंडी इसका एक्सटेंड फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड बेंड्स बिलो द फासा ऑन द ईच साइड ऑफ द पेनिस। अब ये कहता है जो सस्पेंसरी लिगामेंट होगा वो ये कह रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले प्यूबिक सिम्फाइसिस, और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में उन्हें पढ़ा भी है, जो बॉडी ऑफ पेनिस है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है। कल के क्लास में बताया था कहाँ से, लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है। अब जो इसका मतलब है वहां से एक लिगामेंट्स भी है प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास से, और नीचे की तरफ आता है एंड ब्रेन्स बिलो विद इन द फासा ऑन द ईच साइड ऑफ द पेनिस, जहाँ पे फासा टच होगा उसके बाद वो बेंट कर जाता है, मतलब मुड़ जाता है और दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड ऑफ पेनिस की तरफ जा रहा है और फिर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो दूसरा सपोर्ट ये हो गया। यानी कि जनरली अब तुमको याद रहेगा कि अभी कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से लिगामेंट्स है, व्हाट इज द नेम ऑफ द विच दोज लिगामेंट व्हिच इज सपोर्टेड द पेनिस। तो एक फंडिफॉर्म लिगामेंट, दूसरा क्या सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो सिर्फ नाम इज सफिशिएंट, ठीक है। अब हम लोग बात है आर्टरीज ऑफ द पेनिस। आर्टरीज को उससे पढ़ना क्योंकि आर्टरियल के वजह से भी हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर में हम लोग देखते ही है कि जो मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन, जस्ट इसके बाद हम लोग कहेंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो ही सबसे बड़ा रोल है मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शंस के अंदर में। अब देखते थे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी इज, अब इंटरनल पुडेंडल आर्टरी याद हो जाए, टोटल आर्टरियल ब्रांच पढ़ाया था तुम लोगों को, जब टोटल आर्टरियल ब्रांच पढ़ाया था तो उस टाइम पे इंटरनल पुडेंडल आर्टरी के बारे में बात किया था। तो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी गिव ऑफ 3 ब्रांच विच सप्लाई द पेनिस, यानी पहला मेन ब्रांच इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से क्या निकलेगा 3 अलग अलग ब्रांच निकलेंगे। तो सबसे नंबर 1 ब्रांच हम लोग देखते हैं, द डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस रन्स इन द कॉर्पस कैवर्नोसा। एक डीप आर्टरी है पेनिस के अंदर से, बेसिकली कह सकते हो किस कहाँ से जा रहा है, तो कॉर्पस कैवर्नोसम। और कॉर्पस कैवर्नोसम याद, 2 मसल्स बैंड याद होगा ना, स्पॉन्जियसम सिंगल मसल्स बैंड याद हो, और स्पॉन्जियसम से ही क्या जाता था, यूरेथ्रा का कंटिन्यूएशन था। तो सिंपली हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऐसे इसमें इमेजेस में भी है, तुम अगर देख सकते हो। तो सेम एज आर्टरी एक्सटर्नल पोडिकल्स वेसल से, मतलब वेन पुडेंटल वही पोडिकल्स है, तो इधर से ये आ रहा, वो देख लो 1 2 3 मेनली डिवीजन पे ये बेसिकली जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस, ये ऊपर से आता है, डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस इधर सप्लाई करता आएगा नाम हम लोग देखते। तो मेनली सबसे पहला जो पुडेंटल आर्टरी का जो डिविजन है, तो क्या डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस रन इन द, तो पहला डिवीजन मान लो डीप आर्टरी जो किसमें रन कर रहा है, कॉर्पस कैवर्नोसम में, ठीक है। दूसरा इट्स ब्रेक, जब ये आर्टरी कंटिन्यू जाएगा, मतलब ये डीप आर्टरी समझ लो, ये डीप आर्टरी जा रहा है पेनिस के किसमें, तो कॉर्पस कैवर्नोसम में जा रहा, मतलब ये मान लो कॉर्पस कैवर्नोसम ये आर्टरी है, किसमें, कॉर्पस डीप आर्टरी। कहता ये डीप आर्टरीज ब्रेक ऑफ इनटू द आर्टरीज दैट फ्लो, ये जो आर्टरी होती है ना अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगता है। मतलब लगभग हम लोग देखते हैं कि इस तरह से मान लो सपोज पहला अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर से आर्टरी गया, अब इस आर्टरीज के अंदर से अलग अलग इस तरह से मान लो छोटे छोटे ब्रांच निकलते, इसके छोटा प्रमोशन, हाँ, इससे छोटे छोटे क्या निकलते, ब्रांच निकलने लगते। और ये छोटे छोटे आर्टरी के जो ब्रांच होते जाते हैं, छोटे छोटे आर्टरी के जो ब्रांच होते जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिसेंस आर्टरीज। क्या बोलते हैं, हेलिसेंस आर्टरी। तो हेलिसेंस आर्टरी क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ डीप आर्टरी इन द कॉर्पस कैवर्नस। डीप पेनिस क्या कहते हैं, आर्टरी जो कॉर्पस कैवर्नस के अंदर। तो मेन तो पुडेंडल से ब्रांच आया, डीप आर्टरी मान लो बना डीप आर्टरी। अब क्या हेलिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी सिंगल अगर समझो कि जस्ट मान लो यहाँ पर एक आर्टरी आई, और ये आर्टरी जैसे मेरा फिंगर आर्टरी मान लो है, अब ये आर्टरी से निकल के इस तरह से स्पाइरल करेगा, स्पाइरल कॉपी होता है ना, तो जैसे ये जो ब्रांच निकलेगा ना, ये ऐसे करके स्पाइरल करेगा पूरे मसल्स बैंड्स के ऊपर, पेनिस के ऊपर स्पाइरल टाइप करेगा, इसी वजह से क्या बोलते हैं, हेलिसिन। यानी और स्पाइरल कहते हैं डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर पर, तो वही से ये चीज आ रहा है हेलिकल, हेलिसिन नाम इसलिए क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट है इस आर्टरी का, डीप आर्टरी से निकल के तो छोटे 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 ब्रांच निकलते, जिसको क्या बोलते हैं, हेलिसिन आर्टरी। जब मैं बताऊंगा यहीं से ब्लड इंगोज स्टार्ट होता। तो पहला चीज हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस। दूसरा क्या ब्रांच आता है, डोर्सल आर्टरी, पीछे में दिखा रहा था, पेनिस ऑन द डोर्सल डीप टू द डीप फासा, ना डीप टू द डीप फासा एंड सप्लाई द ग्लैंस पेनिस। तो ये किसको सप्लाई कर रहा है, ग्लैंस पेनिस को सप्लाई कर रहा है, पहला चीज देखने को मिल गया। एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ द कॉर्पस स्पॉन्जियसम। अब कॉर्पस स्पॉन्जियसम देखो, अच्छा ग्लैंस पेनिस भी तो इट इज क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियसम ही है, कल में बताया था, तो वो तो एक नाम में आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्टल पार्ट, डिस्टल प्रॉक्सिमल जो रूट की तरफ होगा, बल्बस तरफ अगर हम लोग बात करें, उसको भी सप्लाई करता है कौन, डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस एंड द प्रीपिस एंड द फेरुलम। प्रीपिस कल में बताया था,
क्या था भाई, तो फोर स्किन जिसको हम लोग कहते हैं ना वो है, और फेरुलम जो नीचे जस्ट क्या कहते हैं ग्लांस पेनिस के नीचे में रैप टाइप का स्ट्रक्चर, रैप कह सकते हो, दरार टाइप कह सकते हो, वहां पर एक जो सेपरेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग फेरुलम को ना, तो फेरुलम हो प्रेपिस हो, इसका मतलब एक चीज देखो, अगर हम सरकमसीजन करते हैं, सरकमसीजन होता है किसी बच्चे का, तो उसके सरकमसीजन में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रेपिस यानी फोर स्किन रिमूव करते हैं। तो इसको सप्लाई करने वाले आर्टरी कौन है, कौन है वही डॉर्सल। हाँ डॉर्सल, लेकिन स्किन के पास आते आते डॉर्सल की ब्रांच आते हैं, बात समझे, या जब लिखे तो तुम्हारा एक कन्फ्यूजन है सर उसको हम कर देंगे मेन आर्टरी कर जाएगा, तो मेन आर्टरी यहाँ नहीं आ रही है, मेन आर्टरी तो इंटर की, और जैसे तुमको देखेगा भैया डोर्सल आर्टरी आप देख सकते हो इसमें कि डोर्सल आर्टरी तो क्या किया, ये डोर्सल आर्टरी इधर से दोनों साइड, अब डोर्सल आर्टरी तो क्या किया इंटर किया, लेकिन ये सब क्या कर रहा है, ब्रांच 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 अपना क्या बना रहा है, हाँ ब्रांच ब्रांच अलग अलग ब्रांच बना रहा है। तो फॉरेस्ट स्किन में जब वो कट होता तो उसके कुछ ब्रांच होते इसलिए बहुत मिनिमल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। फिर हम लोग तीसरी सॉरी हाँ सी नंबर में हम लोग आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ द पेनिस सप्लाई टू द बल्ब एंड द प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द कॉर्पस। एक तीसरी ब्रांच इस इंटरनल पुटेंडल से जो निकलता है वो आर्टरी ऑफ द बल्ब, यानी बल्बस स्ट्रक्चर जो रूट ऑफ पेनिस में हम लोग पढ़े थे क्रस एंड बल्बस, तो बल्बस को सिंपली सप्लाई करता है, याद रखोगे। सेकेंड थिंग इज दैट सेकेंड द femoral artery give of the superficial external pudendal artery। अब जो femoral artery in the individual artery, femoral artery भी फिर ब्रांच बनता है femoral artery का, तो femoral artery से एक ब्रांच फिर निकलता है क्या, तो वहां सिर्फ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी का 3 ब्रांच था, यहाँ का सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी विच सप्लाई द स्किन एंड फासा ऑफ द पेनिस। तो आप क्वेश्चन ये तुमसे आएगा कि पेनिस के अंदर में स्किन एंड फासा का जो ब्लड सप्लाई है वो किसके थ्रू होता है, तो तुम एक लाइन में कह सकते हो फीमरल आर्टरी जो है उसी से एक ब्रांच निकला है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, और यही सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी जो है वो क्या स्किन, होल ऑफ दिस स्किन कह रहा है, और फासा ऑफ द पेनिस, इसको स्किन में ही आएगा। हाँ अब ऑब्वियस ही बात है कि अब हमारा बॉडी जैसे एक रीजन है, अब जैसे हमको पता है कि जब हम आर्टरी पढ़ना स्टार्ट किया, याद करो यहाँ से जैसे हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो मेन डिवीजन हम लोग आते हैं सबक्लेवियन आर्टरी, फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ तो हैंड एक ही आर्टरी तो सप्लाई नहीं करती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो मेनली कि वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज होगा तुम्हारा सप्लाई। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ द पेनिस। क्या मैकेनिज्म है पेनिस को इरेक्ट करने का? इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज अ प्योरली वास्कुलर फिनोमिनन है, कि यदि तुम समझ लो वास्कुलर फिनोमिनन का मतलब है, एक तो चलो ठीक है हार्मोनल इनऑल सब अलग अपनी जगह पर है, बट जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म वो वास्कुलर फिनोमिनन है। ब्लड का सप्लाई इंगोर्जमेंट अगर पेनिस से जो भी आर्टरीज अब इसके अंदर फ्लो नहीं बढ़े, इसका मतलब ये होगा ड्यूरिंग इरेक्शन, जैसे पेनिस इरेक्ट होता है उस टाइम में पेनिस के अंदर में ब्लड सप्लाई बहुत हाई लेवल पे ब्लड सप्लाई चल रहा है। अगर ये ब्लड सप्लाई अगर हैम्पर हो जाएगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वन ऑफ द रीजन बन सकता है, ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज अ प्योरली वास्कुलर फिनोमिनन। कब कोई आपसे पूछे ये क्या किस में होता है तो एक लाइन में बोल रहा है किस पे, वास्कुलर फिनोमिनन है ये, ठीक है। द टर्जिडिटी मतलब फ्लो बेसिकली ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग इट्स इरेक्शन इज अ कंट्रीब्यूटेड टू बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अब क्या क्या फैक्टर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखो डायलिटेशन ऑफ हेलिसेंस आर्टरी, अभी बताए थे कौन सा आर्टरी था, हेलिसेंस आर्टरी। हेलिसेंस आर्टरी जो स्पाइरल टाइप का था जब मैं बता रहा हूँ, उसका डायलिटेशन होता है फॉर एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ आर्टरियल ब्लड। वो जैसे ही डायलेटेड होगा उसके अंदर ब्लड का फ्लो और भी क्या होगा, पोर्स होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, सिंपल मानो, and arterial blood into the cavernosa spaces of the corpus cavernosa। ऑब्वियस बात है ये जो था कॉर्पस कैवर्नोसा ही से चल रहा था ना, कॉर्पस कैवर्नोसा पे ही आर्टरी आता, उससे निकल करके हेलिकल आर्टरी बना था। तो अब ये उसी के अंदर है। अब भाई मैं सिंपल अगर बात करूं कि एक ट्यूब है, मान लो ये ट्यूब है, अब इस मेरे हाथ के अंदर से जा रहा है, अब इसके अंदर खूब तेज प्रेशर आएगा, इतना तेज कि इसको उठा भी सकता है ये, मान लो। तो जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर से जाएगा तो यही सेम चीज अगर स्पॉन्जियसा के पास है, सॉरी कॉर्पोरा क्या करते हैं कि कैवर्नोसा के अगर पास है तो उसमें जो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो मसल स्ट्रेट एंड मसल टाइट किस में होगा, उसी मसल्स को कराएगा। तो सेम एज एंड ब्लड इज आल्सो poured इन अ स्मॉल अमाउंट इनटू द कॉर्पस स्पॉन्जियसम, साथ साथ कॉर्पस स्पॉन्जियसम में जाता है।
एंड द इनटू द ग्लैंड्स बाय देयर आर्टरीज, जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस जिसकी अपनी जो अपनी आर्टरी उसके अंदर, एंड द स्पेस विद इन द इरेक्टाइल टिश्यू फिल अप द पेनिस इनलार्ज। जो भी इरेक्टाइल टिश्यू के बीच गैप है तो वेनस इतना ज्यादा डायलेटेशन होता है जो उस मसल्स को स्ट्रेट एंड स्टिफनेस कर देता है और वो स्ट्रेट हो जाता है यानी इरेक्ट पोजीशंस में आ जाता है, पहला। दूसरा, दिस इनलार्जमेंट प्रेजेंट ऑन द वेन प्रिवेंटिंग आउटफ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू देम कंट्रैक्शन। अब क्या होता है कि अब क्या, अगर आर्टरी बहुत तेज है बॉडी के जनरली बाकी जगह मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर आर्टरी में प्रेशर आया तो वेन भी जल्दी से निकाल देता है, बट यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग, जैसे ही मान लो अगर आर्टरियल फ्लो बढ़ा, वेनस आर्टरियल इनलार्जमेंट हुआ तो इनलार्जमेंट प्रेशर्स ऑन द वेन, अगर इनलार्ज हुआ तो साथ साथ वेन को क्या करेगा, अगल बगल के वेन को क्या करेगा, दबाएगा, कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वेन के अंदर में, और जैसे वेन दब जाएगा तो आउटफ्लो। तो अब कोई सोचो, जैसे तुम खुद भी सोचो, एक ट्यूब है पानी का, ये मान लो खेत पटा है, पाइप होता है ना, तो पानी जाता है, अगर तुम ऐसे दबा दो तो ये अभी फ्लैक्स होगा, मान लो खाली है, पानी आ रहा है तो इतना थिक होगा, अगर तुम इधर दबा दो तो ये और फुल टाइट टेंस होने लगता है। तो सेम है, अगर फ्लो को हम रोक दिए तो, अगर फ्लो को जाने अगर दे देंगे तो बहुत ज्यादा टेंस नहीं होगा। तो सेम है, अगर ब्लड फ्लो पेनिस की तरफ बढ़ रहा है लेकिन वेनस रिटर्न जो है कह सकते वो उस कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से, इरेक्शन के वजह से वो कम हो जाता है। आउटफ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू देम, contraction of the ischiocavernosus muscles probably has the same effect। same as कह रहा है कि same हम लोग बात है ischiocavernosus मसल जो कहा था रूट ऑफ पेनिस में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो सिंपल याद रखना कि वेनस रिटर्न जो उसने, आपको कंसेप्ट हो सकते हैं, अगर आर्टरी जा रही है बहुत ज्यादा ब्लड लेकर के तो वेनस सिस्टम भी है तो ड्रेन हो जाना चाहिए था, जितने स्पीड में गया उतना प्रेशर से बैक, तो बैक फ्लो वेनस सिस्टम से नहीं होता, तो और भी ज्यादा क्या हुआ, इंगोज हो गया, वेनस इंगोज हो गया, तो जिसकी वजह से इरेक्शन जो है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। एंड एक्सपेंशन ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑफ, क्या हुआ, जब ये बड़ा चीजें बढ़ा तो कॉर्पस कैवर्नोसा क्या करेगा, मसल्स भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, जो मसल्स के अंदर से जा रहा है, तो आर्टरी अगर पूरी तरह से फिलअप हो रहा है तो क्या मसल्स भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एंड टू द लेजर एक्सटेंड ऑफ द कॉर्पस स्पॉन्जिस, मैंने क्योंकि ज्यादा जो एक्सपेंड होता है वो क्या होता है, कॉर्पस कैवर्नोसा होता ही होता है। स्ट्रेचेस द डीप फासा में स्ट्रेचेस आ जाता है, क्योंकि जब इरेक्ट पोजीशन में आएगा तो स्ट्रेचेस आएगा। दिस रिस्ट्रिक्टेड द इनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस, फर्दर द फ्लो ऑफ द ब्लड इंक्रीज इन द प्रेशर्स विद इन द इरेक्टाइल टिश्यू एंड लीड टू द रिजिडिटी ऑफ द पेनिस। तो सेम टाइम में क्या हो रहा है कि मान लो एक तरफ कंटिन्यू एक तरह की चीज चल रहा है, फासा इरेक्ट हो चुका है, फर्दर फ्लो ऑफ द ब्लड इंक्रीज, साथ साथ ब्लड का फ्लो इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो आउटफ्लो को ले रहा है टाइम पर, एज पर टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है ब्लड फ्लो और भी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, तो इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता चला गया, कोई तरफ एक तरफ अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो उधर का प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो उसकी वजह से विद इन द इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर में, जिस वजह से क्या होता है कि अब इरेक्ट के बाद उसके अंदर में रिजिडिटी आने लगती। तो इसका मतलब है कि पेनिस के इरेक्टेशन मैकेनिज्म में हम लोग देखते कि पहले वो इरेक्ट होता है और देन उसके अंदर में रिजिडिटी आती है, हार्डनेस जिसको कह सकते हो ना। तो हार्डनेस भी आने का रीजन ये है क्योंकि जो फ्लो है ब्लड का वो कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरा, नर्वस मैकेनिज्म में अगर हम लोग देखते हो तो इरेक्शन इज अ कंट्रोल बाय अ पैरासिम्पैथिक नर्व S2, S3 एंड S4। तीन है, S2, S3, ये तीन है जो कहीं ना कहीं हम लोग देखते क्या करता है, उसको नर्वस सिस्टम के थ्रू हम लोग कह सकते हैं इरेक्टाइल मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, उस चीज़ों को हम लोग देखते, ठीक। तो ये सारा चीज़ें जो तुम्हारा क्या कह सकते हैं, पेनिस का एनाटॉमी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और मोस्ट ऑफ द चीज इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा कुछ है, फिजियोलॉजी इरेक्शन ही मोर लेस फिजियोलॉजी ही है। तो हाँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्क्रोटम, है ना। हार्मोनल सेटअप डिफरेंट थिंग, हार्मोनल आपको एक्साइटमेंट ला रहा है, इरेक्शन में हार्मोन का कोई रोल नहीं है, मतलब हार्मोन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो इरेक्टाइल टिश्यू है उस टिश्यू पर डायरेक्टली अटैक यानी डायरेक्टली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जो मैकेनिज्म्स है वो ओनली ऑन ड्यू टू द एक्सेसिव एंड प्रेशर्स फ्लो ऑफ द ब्लड इन द क्या कहते हैं पेनिस आर्टरी, जो पेनिस की आर्टरी है उसके अंदर में ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। हार्मोनल आपके अंदर वो माइंडसेट लाता है, हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट लाता है ना, देन आपको ब्रेन प्रिपेयर करा रहा है वो, लेकिन जो एग्जैक्टली उस इरेक्टाइल टिश्यू पे कोई एक्शन जाके इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराना, उसको स्टिफ कराना हार्मोन का
डायरेक्ट रोल है, तो हम इनडायरेक्ट रोल कह सकते हैं कि डेफिनेटली कि सर अब हार्मोनल होगा ही नहीं तो क्या कहते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर आएगा ही नहीं, और जब सेक्सुअल डिज़ायर आएगा ही नहीं तो इरेक्शन का कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनता, तो इरेक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो होगा वो होगा क्या, स्क्रॉटम। स्क्रॉटम अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली स्क्रॉटम इज लैटिन वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस बैग, है ना। सिंपल क्या आता है इसका मतलब कि बैग के आते हैं। स्क्रॉटम बेसिकली क्यूटेनियस बैग कंटेनिंग द राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस, द एपिडिडाइमिस एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कोड्स। जब मैं अभी टेस्टिस को अभी तो मैं स्क्रॉटम से पढ़ रहा हूँ, वो जो आउटर पाउच लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, क्यूटेनियस मस्कुलर स्ट्रक्चर से, ये भी मस्कुलर बैग है, डॉटोज मसल से जो मैं बताऊंगा भी वो रहता है, तो ये चीज़। और बाकी जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ जैसे कि स्पर्मेटिक कोड्स है या एपिडिडाइमिस है, जब मैं टेस्टिस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ही, क्योंकि उससे कंटिन्यूइंग करा हुआ स्ट्रक्चर से, तो वहाँ पर ये चीज़ें को समझ में आएगी, ठीक है। तो न्यू टॉपिक है, हम लोग कल अगले ही क्लास में स्टार्ट करेंगे ताकि कंटिन्यू कर पाए, है ना।